हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल पॉइंट। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है। ओके, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872, the term contract is defined as agreement enforceable by law। यानी द टर्म कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, जहां कहा गया है कि द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दो पॉइंट्स देखे हैं। पहला है एग्रीमेंट एंड दूसरा है इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो हम देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है और दूसरा इनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। As per Section 2E of the Indian Contract Act 1872, the term agreement is defined as every promise and set of promise, यानी every promise and set of promise forming the consideration of each other। यानी कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसके द्वारा किसी को या किसी व्यक्ति को कंसिडरेशन यानी प्रतिफल दिया जा रहा हो। फ्रेंड्स, कंसिडरेशन मीन्स होता है इन रिटर्न कुछ भी, यानी कि आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा तो तुम मुझे 1,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, जो भी आप अमाउंट मान लें अपने अकॉर्डिंग, उतना रिटर्न में तुम दोगे। यानी कि कुछ के बदले कुछ। हम कंसिडरेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ के बदले कुछ का मिलना, वही होता है कंसिडरेशन। ओके, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। जैसे सर्विस, पेमेंट, सैलरी, कमीशन, आप जो भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ के बदले में कुछ की प्राप्ति होना ही प्रतिफल कहलाता है। फ्रेंड्स, हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस होता क्या है उसको देखते हैं कि प्रॉमिस है क्या, एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस होता क्या है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगेन सेक्शन 2B डिफाइन प्रॉमिस, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2B में ये बताया गया है कि प्रॉमिस होता क्या है। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। Proposal when accepted become a promise। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2B के अकॉर्डिंग यह कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा हो या कोई प्रपोजल दे रहा हो और सामने वाला पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह प्रॉमिस बन जाता है। सो फ्रेंड्स, हम ये देख पा रहे हैं कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि एग्रीमेंट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑफ़र होगा या कोई व्यक्ति होगा जो कि अपना प्रपोजल किसी सामने वाले पार्टी को देगा और वो पार्टी उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दिखाएगी। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। यानी कि जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होता है वैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है। मीन्स कि एक पार्टी ने प्रपोजल दिया हो तथा दूसरी पार्टी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया हो, और जैसे ही यह प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वह एग्रीमेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट आपका है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि इनफोर्सिएबल बाय लॉ होता क्या है। इनफोर्सिएबल मीन्स एबल टू बी इम्पोज, कैन बी एग्जीक्यूटेड, can be abide by law।
यानी इनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स जिसको लॉ मानता है या जो लॉ के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा हो, जिसमें लॉ जिसे लॉ लीगल मानता है। जैसे हम सिंपल समझें कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट के साथ ही एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ मानता हो कि हाँ ये वैलिड है। ओके, यानी कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ वैलिड नहीं मानता है। जैसे कि हम मान लें कि ए नाम का एक पर्सन है, उसने बी को ये ऑफ़र किया, यानी कि उसके सामने एक प्रपोज़ल दिया बी को कि तुम सी का मर्डर कर दो। ठीक है, तो ये कैसा अग्रीमेंट है, ये कैसा प्रपोज़ल है, ये इल्लीगल है। तो ये एब इनिशियो यानी कि शुरुआत से ही ये इल्लीगल है, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए एग्रीमेंट के साथ ही वैलिड एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने यहाँ दिखाया है आपको कि एक्सेप्टेड प्रपोजल यानी कि एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट होगा, देन वो कैसा एग्रीमेंट होगा, इनफोर्सिएबल बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइन है, जैसे ऑल एग्रीमेंट all contract are not agreement but all agreement need not to be contract, यानी all agreement are not enforceable by law. Okay, so all agreement are not contract। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि यदि कोई एग्रीमेंट है जो कि इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ ये लाइन आपका बोल रहा है कि ऑल एग्रीमेंट और नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि सारे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं। इसलिए सो ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे इन्फोर्सिबल बाय लॉ ही होते हों। ओके, लेकिन वहीं यदि एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि यहाँ ये लाइन आपको बोल रही है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, यानी कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर पहले तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना, एग्रीमेंट के बाद ही तो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट यानी कि यदि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो जो एग्रीमेंट होगा जाहिर सी बात है कि वो वैलिड होगा, विधि के नज़रों में वो वैलिड होगा, लॉ उसको वैलिड कंसिडर करता होगा, देन ही तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बना। इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी एग्रीमेंट्स आते हैं वो तो होते ही हैं, बट ऑल एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते ही होते हैं। क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि इलीगल है, शुरुआत से ही इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या social and political agreements, the law presume that parties did not have any intention to create legal relations। यानी यदि कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो या सोशल पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो तो वहाँ लॉ प्रिज्यूम करता है कि यहाँ जो पार्टी इन्वॉल्व होगी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में उनका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई मीन नहीं होगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक केस भी है जिसका नाम है वेलफोर वर्सेस वेलफोर, यानी इस केस का फैक्ट हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इस केस में एक हस्बैंड होता है जो कि फॉरेन जा रहा होता है और वह अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो फॉरेन जाने के बाद उसको पर मंथ कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन पे करता रहेगा। बट एट लास्ट वह फॉरेन जाने के बाद पैसे पे नहीं करता है तो उसकी वाइफ उस पर केस करती है। इस केस में जो कोर्ट का निर्णय होता है, यानी इस केस में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं या सोशल या पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे।
क्योंकि यह जनरली लव एंड अफेक्शन में होता है, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। तो यह इनफोर्सिएबल बाय लॉ भी नहीं होगा, और इस मामले में वाइफ का केस रिफ्यूज़ कर दिया गया था, क्योंकि जस्ट एन एग्रीमेंट, और हाँ, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इनफॉर्सिबल बाय लॉ ही हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगल ही हो, कुछ इलीगल भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस केस में वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में किया गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।